चलिए, तो ये प्रतिरोधों का समूहन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, किसी एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बिहार बोर्ड आपको पूछ देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है प्रतिरोधों का समूहन, पहले आपको ये जानिए कि प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है जिसे आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध होता क्या है, तो करंट यानी विद्युत धारा को रोकने वाला गुण, तो ये प्रतिरोध कहलाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा को रोकने का गुण होता है ये प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध का समूहन क्या है, समूहन मतलब जोड़ना, ग्रुपिंग करना, मिलाना। तो आप समझ में आ गया कि प्रतिरोधों का समूहन मतलब ये कि किसी परिपथ में, मान लीजिए कि ये परिपथ है, इसमें एक से अधिक मैंने प्रतिरोध लगा दिया और उसके बाद मैंने इसमें बैटरी लगा दिया। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि अगर R1 है, ये R2 है, ये R3, इसको अगर हम मान लेते हैं तो तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ करके कुल प्रतिरोध का मान निकालने वाले हैं। तो ये हम आपको पता है कि सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम है, जो कि आगे हम अभी जानेंगे। तो यानी ये तीनों प्रतिरोध को जोड़ करके जो नया प्रतिरोध आएगा, समूहन करना, इसी को कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन करना। अर्थात इसका परिभाषा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यानी किसी परिपथ में दो या दो से अधिक परिपथों को मिला करके, समूहन करके, संयोजन करके कुल प्रतिरोध का मान निकालना ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधों का समूहन कहलाएगा। यानी आपने जान लिया। अब ये प्रतिरोधों का समूहन का जो परिभाषा, ये प्रकार होगा, दो प्रकार का, मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ये पहला प्रकार होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम क्या होगा, समूहन। उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। अब आपको ये पता चल गया कि दो मुख्य प्रकार होते हैं प्रतिरोध का समूहन का। तो ये जो श्रेणी क्रम होता है जिसको RS से सूचित करते हैं, ये S क्या है, तो S आपका सीरीज होता है। यानी सीरीज मतलब होता है श्रेणी, सीरीज का हिंदी क्या होता है, श्रेणी। अब ये RP होता है क्योंकि यहाँ पे P का मतलब होता है पैरेलल। अब यहाँ पे पैरेलल का हिंदी क्या होता है, समांतर। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी था क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन का कुल प्रतिरोध का संकेत RS होगा, समांतर क्रम समूहन का कुल प्रतिरोध का संकेत RP होगा। तो ये चीज़ें आपने जाना। अब ये कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि दो प्रतिरोध को मैंने एक परिपथ में जोड़ दिया। अब ये दो परिपथ को हम ये जानेंगे कि इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। यानी दो प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम तब कहलाएगा जब वो लगातार हो, यानी एक ही वायर में, एक ही तार में वो लगातार हो। ये एक तरीका है श्रेणी क्रम को समझाने का। और समांतर क्रम समझाने का तरीका है कि मान लीजिए कि दो तार है, उस दोनों तार में कह सकते हैं कि समांतर क्रम, मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है। तो समांतर क्रम समूहन में दो प्रतिरोध आपस में, आप दो प्रतिरोध आपस में श्रेणी में ना हो, लगातार नहीं हो, उसके बीच कोई और कनेक्शन हो और परिपथ में और वहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब हुआ, हाँ कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, यानी जैसे दो प्रतिरोध है यहाँ पे, तो ये आपस में लगातार नहीं है। कैसे मानेंगे, क्योंकि R1 से R2 जब जा रहे होंगे तो देखिए लगातार नहीं, क्योंकि उससे कनेक्टेड और कोई चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यानी बैटरी कनेक्टेड है तो R1 R2 लगातार नहीं है। लेकिन यहाँ पे R1 और R2 देखिए ये लगातार है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा चीज़, डिवाइस यानी कोई युक्ति या फिर कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है, यानी कोई भी तार कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे R1 R2 से एक तार कनेक्टेड है बीच में, इसीलिए समांतर क्रम में है और ये आपस में श्रेणी क्रम में है। तो ये जो प्रश्न है कितने प्रकार के होते हैं, केवल ये प्रकार लिखना था। उसके बाद किसी एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे कोई एक समतुल्य प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध हो गया, या समांतर क्रम में अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो उसका कोई एक समझाना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे श्रेणी क्रम समूहन का कुल प्रतिरोध का व्यंजक मैं निकालता हूँ, का व्यंजक। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम समूहन का कुल व्यंजक, यानी यहाँ पे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। तो ये चीज़ें कैसे आएगा ये जानेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे परिपथ बना देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको भी मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे परिपथ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक R1 लेना होगा, उसके बीच में फिर एक R2 लेना पड़ेगा। उसके बाद दो प्रतिरोध काफ़ी आप दिखा लीजिए और यहाँ पे एक एमीटर लगा दीजिए और एमीटर से आप एक बैटरी लगाइए और बैटरी के बगल में आप एक की लगाइए, स्विच लगाइए।
ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा और भी दिखा सकते हैं इसमें। और ये बैटरी का अगर ये प्लस वाला पोल है तो ये प्लस वाला होगा, और माइनस वाला इसका ये इधर से इधर माइनस होगा। आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध के समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर लगाया जाती है। और ये एमीटर है तो श्रेणी क्रम में लगाई गई है। देख लीजिए, ये प्रतिरोध से ये श्रेणी क्रम में ही है। जो एमीटर का जो यहाँ पे कनेक्शन है, एमीटर का प्लस बैटरी के प्लग से कनेक्ट रहेगा, और उसके बाद एमीटर का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे जाना ये जरूरी है कि यहाँ पे श्रेणी क्रम तो आपने समझ लिया कि लगातार दो प्रतिरोध रहते हैं तो श्रेणी में होता है। तो श्रेणी में हम ये कैसे जानेंगे कि वो, हमको जानना जरूरी है कि नियत क्या रहता है, समान क्या रहता है। तो श्रेणी क्रम में समान होता है विद्युत धारा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात I का मान नियत होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, तो वो होता है विभवांतर यानी वोल्टेज। तो ये चीज़ें आपने जान लिया कि भी अलग अलग होता है, जैसे कि अलग अलग प्रतिरोध के लिए वोल्टेज अलग अलग आता है। जैसे R1 के लिए वोल्टेज V1 होगा, R2 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज यानी विभवांतर V2 क्रिएट होगा। अब यहाँ पे विद्युत धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम में। तब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए I कुल धारा है, यहाँ पे कुल विद्युत धारा का मान होगा, कैपिटल I से इसीलिए सूचित किया गया है, कैपिटल I कुल विद्युत धारा का मान होगा। यहाँ पे R1 जो होगा वो प्रथम प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोध का मान ये प्रतिरोध होगा, ये आपने जान लिया, R1 और R2 कह सकते हैं। उसके बाद R2 हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध, तो यहाँ मैं दूसरा सेकंड लगा दूँ। उसके बाद में यहाँ पे V1 जो लगाऊंगा, वो V1 जो है R1 में जो क्रिएट होगा वोल्टेज वो V1 है, और V2 जो है R2 में जो क्रिएट होगा वो V2 है। अब यहाँ पे आप ये जानिए कि सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये श्रेणी क्रम में समान होती है विद्युत धारा। इसका मतलब ये हुआ, और अलग अलग क्या होती है बच्चों, तो विभवांतर अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे कुल विभवांतर, कुल वोल्टेज यहाँ पे रख लेता हूँ। मान लीजिए कि शुरू में मैंने इसको V वोल्टेज दे रहा था, तो माना कि यहाँ पे शुरू में V जो है कैपिटल V जो है कुल विभवांतर का मान होगा। उसके बाद कैपिटल I जो है कुल धारा का मान होगा, कुल धारा का मान होगा। उसके बाद यहाँ पे और RS जो होगा वो कुल प्रतिरोध का मान होगा। तो अब आप जान गए कि ये है क्या, तो ओम के नियम से हम चलेंगे। ओम के नियम से आप बढ़िया से जानते हैं, अगर यहाँ ओम का नियम लगाया जाए, अगर यहाँ तापमान नियत रखा जाए तो V बराबर हो जाएगा कैपिटल I कैपिटल R। यहाँ पे V आपका वही कुल वोल्टेज है, I कुल धारा है, R कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, जो V है ना, ये टोटल V है, तो टोटल V जो होगा यहाँ पे ये कुल V का मान V1 प्लस V2 होगा। टोटल V बराबर V1 जोड़ V2 होगा। अब बताइए आप यहाँ से V1 का मान कहीं से निकालिए। अब यहाँ पे V1 का मान अगर आप निकालिएगा इसमें, तो V1 का मान इसमें निकल जाएगा, यहाँ पे I इंटू R1 होगा, और V2 का जो मान होगा I इंटू R2 होगा। वो कैसे, क्योंकि ये जो धारा है ना, इसमें I ही धारा जा रही है, यानी कुल धारा वही है, यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान हर एक जगह समान होगा, इसीलिए धारा का मान समान ही लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो V1 का मान निकलेगा, यानी विभवांतर का मान जो निकलेगा ओम के नियम से I इंटू R1, और यहाँ V2 का जो मान होगा ओम के नियम से I इंटू R2, क्योंकि ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर IR, तो यहाँ V1 बराबर IR1 होगा, V2 बराबर IR2 होगा, जो कि ये समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं, और इसको मैं मान सकता हूं। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 का मान यहाँ पुट कर दूं, तो कैपिटल V बराबर V1 का मान यहाँ पे रख दीजिए I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे V का जो वैल्यू यहाँ पे ये रख लीजिए। अब यहाँ कुल वोल्टेज है तो कुल प्रतिरोध को आपने सिंबल RS माना है, तो RS यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि कुल प्रतिरोध को यहाँ पे आपने RS से सूचित किया है, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर जो है IRS यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे IR1 प्लस IR2 यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि I यहाँ पे है ना, तो I यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे IRS रखे रहिए, I कॉमन लीजिए, तो R1 जोड़ R2 बचेगा। यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 होगा। इस तरीके से आपने देखा क्या कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का व्यंजक आपने निकाल लिया। तो मैं फिर से बताऊँ यहाँ पे करनी क्या है, कुल वोल्टेज को आप कैपिटल V मानिए, कुल धारा को कैपिटल I मानिए, कुल प्रतिरोध जो ये दोनों प्रतिरोध को समूहन कर रहे हैं उस समूहन को कुल प्रतिरोध का मान RS मानिए। RS क्यों, क्योंकि आज से होता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध। आपने ये जान लिया। ओम का नियम आप लगाइएगा,
ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम से V बराबर IR सूत्र होता है, तो यहाँ V कैपिटल है यानी कुल वोल्टेज, कैपिटल I है मतलब कुल धारा, और RS मतलब कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन का। तो ये आपने जाना। अब यहाँ से आपको ये V का मान चाहिए और ये जानते हैं, और तो ये आपको पता है कि V का मान जो होता है ये दोनों विभवांतर ये दोनों वोल्टेज को जोड़ करके होगा, V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि ये कुल वोल्टेज यहाँ जो दिया जा रहा था वो V1 V2 में बट गया था, इसलिए उल्टा सोचेंगे, V1 और V2 जोड़ करके कैपिटल V होगा। तो आपने जाना कि कैपिटल V का मान V1 जोड़ V2 होगा। अब यहाँ से आप ये जान गए कि V1 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं IR1, V2 का मान आप निकाल सकते हैं IR2। इस प्रकार आपने V1 का मान IR1 रख दिया, V2 का मान IR2 रख दिया, कैपिटल V जो है कैपिटल V का मान भी यहाँ से आपने रख दिया कैपिटल I और RS, तो यहाँ पे आपने V का मान यहाँ रख दिया। अब यहाँ से I कॉमन लीजिएगा तो I कट जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 होगा। इस प्रकार आपने देखा क्या, श्रेणी क्रम समूहन में कुल प्रतिरोधों का समूहन का जो व्यंजक होगा ये होगा। आप समांतर क्रम में भी निकाल सकते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम में आपका विभवांतर अर्थात वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करें, जो चीज़ अलग अलग होगा उसी से व्यंजक निकलेगा। यहाँ पे अलग अलग विभवांतर था तो उसी से व्यंजक निकला है। और यहाँ पे समांतर क्रम में अलग अलग होता है धारा, तो यहाँ पे I कैपिटल I बराबर हो जाएगा I1 जोड़ I2। अब वहाँ से मैं शॉर्टली बता दूँ, I का मान V बट्टे कैपिटल R होगा, और वहाँ पे I1 का मान होगा V बट्टे R1, अब I2 का मान होगा V बट्टे R2। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में समांतर क्रम समूहन में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का मान समान होता है तो सभी जगह देखिए V भी है। यहाँ पे धारा का मान समान था तो सभी जगह कैपिटल I ही रोटेट कर रहा था, देख लीजिए I यहाँ पे I, यहाँ पे समांतर क्रम में भी समान रहता है तो सभी जगह भी है, लेकिन धारा अलग अलग होती है। बता दूं कि समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, धारा का मान अलग अलग होता है, तो इसीलिए समांतर क्रम समूहन में आप इस समीकरण से आगे निकलिएगा। और वोल्टेज वहाँ समान होता है, यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे V बटे RP बराबर हो जाएगा, V कॉमन लीजिएगा तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 होगा, ये V कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 सिद्ध हो जाता है। चलिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवृत्ति का उल्लेख करें, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी ने मोसले बनाया था और मोसले ने ये बतलाया कि आधुनिक आवर्त सारणी के किन गुणों के आधार पे, किस गुण के आधार पे, किस प्रवृत्ति के आधार पे बनाया जाए। उसमें इन लोगों ने हेल्प किया था, संयोजकता ने हेल्प किया आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने में, परमाणु आकार ने हेल्प किया, धात्विक गुण हेल्प किया और धात्विक गुण भी हेल्प किया। तो ये सभी चीज़ ना ये प्रवृत्ति है, एक तरह का गुण है आधुनिक आवर्त सारणी का जो मोसले ने दिया था। तो मोसले ने ये सारी चीज़ का जो डिस्कस किया, इन सारी चीज़ को ध्यान में रख करके उन लोगों ने बनाया था आधुनिक आवर्त सारणी। इन्हीं तत्व का वर्गीकरण किया गया, तत्व बहुत सारे दुनिया में थे तो उन्होंने वर्गीकरण किया कि एक नंबर पे हाइड्रोजन को रखा जाए तो क्यों रखा जाए, ये चीज़ें। और इनके अनुसार एक ऑब्जेक्टिव बिहार में पूछ दिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को जो बनाया गया वो किसके आधार पर, तो बढ़ते क्रम में परमाणु संख्या के, अर्थात परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जिसकी परमाणु संख्या कम रहेगा वो पहले होगा, जिसकी परमाणु संख्या 1 है वो 1 नंबर पे होगा, जिसकी परमाणु संख्या 2 है वो 2 नंबर पे रहेगा। इस तरीके से बढ़ते क्रम में परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था उन्होंने तत्व को। अब ये समझेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति का उल्लेख करें, ये आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में रहेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं? अब ये संयोजकता जो है, ये जो संयोजकता जो है, संयोजकता होता क्या है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि सोडियम जो होती है वो 11 नंबर पे आता है और क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। सोडियम आता है कितने नंबर पे और क्लोरीन 17 नंबर। अब आपको ये पता है कि ये 11 नंबर आना अर्थात परमाणु संख्या इसकी 11 होती है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तो अगर आपने ये जाना कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा, यानी 2 8 7 17 हो जाते हैं। इसके अंत में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंत में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि ये अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहेगा और त्याग करके 2 8 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ गया, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्लोरीन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कर लेगा 2 8 8, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अस्थायी हो गया। यानी किसी भी तत्व का
परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी तत्व के परमाणु अस्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह उसकी संयोजकता कहलाता है। अब यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, यानी सोडियम की संयोजकता 1 होगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो क्लोरीन का भी संयोजकता 1 होगा। अब ये जानेंगे कि ये सोडियम की +1 क्यों होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है तो +1 होगा, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका -1 होगा। यानी माइनस कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। प्लस कब होता है चिन्ह? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। दूसरा भी परिभाषा होता है संयोजकता का। सुनिए ध्यान से, किसी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोग करने की क्षमता, यानी सोडियम और क्लोरीन जो है, एक सोडियम Na और क्लोरीन जो है, सोडियम का परमाणु क्लोरीन का परमाणु एक परमाणु का जो है ना, ये जो है ना यहाँ पे संयोग करेगा, यानी एक बंधन बनाएगा, यानी कह सकते हैं कि उसकी संयोजकता 1 होगा। यानी संयोजन करने की क्षमता 1 है, एक बंधन बनाएगा, इसी क्षमता को संयोजकता कहते हैं। फिर से समझिए, किसी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को, संयोग होने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। यानी जितनी वो बंधन बनाएगा वह उसकी क्षमता संयोजकता कहलाएगा। ये भी आपने जाना। यानी ओवरऑल आपने क्या सीखा कि संयोजकता किसी तत्व के परमाणु की जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ये बता दूं, O का क्षमता होता है संयोजक, O का क्षमता 2 है, यानी 2 परमाणु से ये संयोग करेगा। जैसे देखिए H2O, यानी O है यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे। आप बढ़िया से देखिए इसकी, तो ऑक्सीजन इधर से भी एक जोड़ेगा, इधर से भी इसके परमाणु के साथ भी जोड़ेगा। यानी ऑक्सीजन है ना, बाकी 2 परमाणु के साथ जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की क्षमता जुड़ने का 2 होती है। यानी कोई भी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। आपने जान लिया। जैसे कार्बन की जुड़ने की क्षमता 4 होती है और हाइड्रोजन की जुड़ने की क्षमता 1 होती है। तो अब आप जो जानना है CH4, तो कार्बन 4 बंधन बनाएगा, 4 परमाणु से जुड़ेगा, क्योंकि उसकी जुड़ने की क्षमता जो है 4 होती है। तो ये जो है ना 4 बंधन बनाएगा। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन तो एक ही क्षमता है ना जुड़ने का, तो एक ही परमाणु से वो जुड़ सकता है। यही चीज़ है जुड़ने की क्षमता। परमाणु और परमाणु के बीच संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ढेर सारे तरीके हैं इसको परिभाषित करने का। परमाणु आकार क्या है? आपको पता है, परमाणु आकार का दूसरा नाम है परमाणु त्रिज्या। अब ये त्रिज्या, तो सर जी परमाणु अगर मान लेते हैं कि अगर गोल होता है, अगर मान लेते हैं कि परमाणु गोल होता है, तो उसके बीच में नाभिक होता है। हम यहाँ पे केंद्र नहीं बोलेंगे, परमाणु के लिए नाभिक वर्ड यूज होता है। जहाँ पे प्रोटॉन होता है जिस पे प्लस चार्ज, वहाँ पे न्यूट्रॉन होती है, वहाँ पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। बोलिए, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। नाभिक में 2 आयन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछे भी जाते हैं परमाणु के नाभिक में कौन से आयन होते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो अब आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। अब ये आपको पता है कि दोनों के बीच प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगेगा ना। प्लस और माइनस चार्ज के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये जानने में। नाभिक में प्लस चार्ज होती है और उसके चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है। तो कोई भी तत्व के नाभिक और उसके बाहरी कक्षा में प्लस और माइनस का रिलेशन होता है। अब जैसे मैं मान लूँ कि सोडियम का अगर मैं परमाणु संरचना आपको दिखाऊँ तो 2,8,1, तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो आप यहाँ पे सोडियम में यहाँ पे प्लस चार्ज या बाहर में माइनस होगा, तो इसके बीच आकर्षण बल लग रहे हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की परमाणु संरचना बनाऊँ तो हाइड्रोजन की परमाणु संरचना देखिए, एक ही कक्षा होगा, जो कि उसके पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब आप लोग बताइए कि परमाणु का साइज, यानी परमाणु का जो आकार है, हाइड्रोजन का बड़ा है कि सोडियम का बड़ा है? सोडियम का बड़ा है। सोडियम का हाइड्रोजन इस परमाणु आकार बड़ा हो गया, यानी ये हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा हो गया। इससे ये साबित होता है कि जिस तत्व के
जिस तत्व में कक्षा जितनी ज़्यादा होगी उसकी साइज उतना ज़्यादा होगा, और ये बातें डिपेंड करता है कि उसकी परमाणु संख्या कितना ज़्यादा है। अब तो अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो 11 परमाणु संख्या वाले में कक्षाओं की संख्या बढ़ गया है। ये कक्षा क्या है? तो कक्षा होता है कि नाभिक के चारों ओर में चक्कर जो लगाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसी को कक्षा कहते हैं। जिस रास्तों पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस रास्ता को ही कक्षा कहा गया है। यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सोडियम में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अर्थात आपने देखा कि सोडियम में 3 कक्षा बनता है, हाइड्रोजन में 1 ही कक्षा बनता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कक्षाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा परमाणु का आकार वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी आपने देखा। तो अब मैं आपको बढ़िया से यहाँ पे देता हूँ कि परमाणु आकार जो होता है यानी उसी को परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये असल में ये त्रिज्या का ही काम करता है। जितना त्रिज्या होगा वह उतना ही आकार घेरेगा। अब तो अगर ज़्यादा त्रिज्या बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा वो आकार लेगा। तो यानी जितना ज़्यादा उसकी त्रिज्या उतना ज़्यादा वो आकार लेगा। यानी परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या एक ही बात होती है। तो अब ये क्वेश्चन आपको आएगा क्या कि बाएं यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल, मान लीजिए कि आपका इस तरह का सेंस होता है पीरियोडिक टेबल का। तो इस तरह का सेंस अगर रहेगा तो आपको ये पता है कि ये जो है ना इस साइड में आपका होता है जनरली धातु होते हैं, इधर होता है अधातु। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये आपको पता है कि इधर अब यहाँ पे तो ये जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे लिथियम होते हैं, यहाँ पे सोडियम होते हैं, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम होते हैं, रुबिडियम होते हैं, सीजियम होते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, लिथियम 3 नंबर पे, सोडियम आपका 11 नंबर पे, पोटेशियम 19 नंबर पे, रुबिडियम हो जाएगा आपका इसमें 18, 9, 17, 37 नंबर पे होगा। इस तरीके से आपने ये जाना कि यहाँ पे इस तरह से परमाणु संख्या बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर। आप लोग बताइए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे बढ़ने पर परमाणु संख्या घटता है कि बढ़ता है? परमाणु संख्या बढ़ता है। इस प्रकार आपने ये देखा कि ये अगर मैं मान लूँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो आपको ये पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो जितने आवर्त होते हैं उतने कक्षा की संख्या होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 ही कक्षा होगा, लिथियम में 2 कक्षा होगा, फिर सोडियम में 3 कक्षा होगा, उसके बाद पोटेशियम में कितने कक्षा होंगे बच्चों? 4 कक्षा होंगे। इस प्रकार आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है उसमें कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाती है, इस कारण से परमाणु आकार भी बढ़ते जाता है। तो आपने ये सीखा कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, आपने ये जान लिया। अब आपको ये कैसे समझ आएगा कि आवर्त में ये आपका वर्ग में ऐसा हुआ है। वर्ग में याद रखिएगा, वर्ग यानी वर्ग होता है टॉप टू बॉटम, ऐसे ये वर्ग होता है। तो वर्ग में परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे एरो बढ़ता है। अब आपको ये समझा देते हैं कि आवर्त में क्या होता है। आवर्त आपको पता है ये वाला ऐसा आवर्त टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 7 होते हैं। इस तरीके से आपको भी पता है यहाँ पे फ्रेंशियम होता है 7, 7वें आवर्त में फ्रेंशियम आता है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि 7 आवर्त होते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका बायां साइड हुआ और ये आपका दायां साइड हुआ? तो आपको ये जानना है कि बायां से दायां परमाणु आकार बढ़ता है कि दायां से बायां परमाणु आकार बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि दायां से बायां परमाणु आकार बढ़ता है, इस तरीके से परमाणु आकार बढ़ता है। तो ओवरऑल आपने ये सीखा, ग्राफ आपको आसानी से याद रहेगा। इस तरीके के ग्राफ जो है परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु आकार का बढ़ते क्रम का ग्राफ होगा। परमाणु आकार जो है इस तरीके से याद रख लेंगे आप, ये बढ़ते जाएगा। तो ये मोबाइल लीजिए, ऑफ हो जाएगा, चालू है, चलिए ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि लिथियम यहाँ 3 नंबर पे है, बेरिलियम 4 नंबर पे है, बोरोन 5 नंबर पे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि